नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमने साइंस का जो टिश्यू वाला चैप्टर है वो पूरा, उसका जो थ्योरी का पार्ट था वो पूरा कवर कर लिया था। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे, उसके 5 के 5 पार्ट जो मैंने आपको बताए थे कल, और मैंने ग्रुप में लिंक भी सेंड किया था कि आप देख लीजिए और कल इसका टेस्ट होगा। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से, उसका थ्योरी का पार्ट अच्छे से देख लिया है, तब आप ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का ये प्रैक्टिस सेट लगाइए। अदरवाइज़ अगर आप बिना थ्योरी का पार्ट देखे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तब आपके कई क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, जिससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। ओके, तो इससे सबसे अच्छा है कि पहले आप थ्योरी का पार्ट देखें और उसको नोट्स बनाएं अच्छे से, और उसको एक बार पढ़ें, याद करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, फिर देखें खुद की कितने सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, 20 क्वेश्चन है, अपनी ईमानदारी से कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और बाकी इसका थ्योरी का पार्ट जो डिटेल पार्ट था वो मैंने आपको करवा ही दिया है। तो इसके 20 क्वेश्चन है, आपको बताना है आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कमेंट में बताना है आपने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी, फ्लोएम, उपयुक्त में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? हमें ये बताना है कि हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। तो हमें पता है रक्त, रक्त भी एक उत्तक होता है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यूज, और पेशी भी उत्तक है, और फ्लोएम भी उत्तक है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी क्या है? एक जंतु उत्तक है, सॉरी पादप उत्तक है। फ्लोएम क्या है? एक प्लांट टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम है ना, 2 प्लांट टिश्यूज मैंने आपको बताए थे, तो ये भी क्या है? टिश्यूज है। इसमें ये नहीं पूछा कि जंतु उत्तक कौन सा है, पादप उत्तक कौन सा है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि उत्तक कौन सा है। तो ये तीनों क्या है? उत्तक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे नीचे भी आप एक बार जरूर पढ़ लिया करो, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ कई बार वो बोल देगा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसने पूछा है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन कहता है, एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले पार्ट में बताया था कि जैसे एक कोशिकीय जीव है, कौन? अमीबा। अमीबा के अंदर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होता है? सभी कार्य अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या बोलते थे हम? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यानी जैसे मान लीजिए हृदय कोशिकाएं अलग कार्य करेंगी, त्वचा कोशिकाएं अलग कार्य करेंगी, ठीक है, और पाचन तंत्र की कोशिकाएं अलग कार्य करेंगी, ठीक है, और मस्तिष्क की कोशिकाएं अलग कार्य करेंगी। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, 1 और दोनों सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि अथवा विभज्योतक उत्तक। वृद्धि अथवा विभज्योतक उत्तक क्या होता है? मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं में वृहद, वृहद मतलब बड़ी, रसधानियाँ, वैक्यूल्स, रसधानियाँ का मतलब क्या होता है? वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्या पहला कथन सही है? नहीं, क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है? जो रसधानियाँ होती हैं वो उपस्थित नहीं होती हैं। इसने कहा है उपस्थित हैं। उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बट उसमें क्या होता है? रसधानियाँ उपस्थित नहीं होती। ठीक है, रसधानियाँ उपस्थित नहीं होती। तो पहला कथन है वो क्या हो जाएगा आपका? गलत। ओके, पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड कहता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज, यानी विभज्य उत्तक को क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। जब विभाजन की शक्ति खो देते हैं तो वो स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होता है कि जब अपनी विभाजन क्षमता खो देता है तो वो परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का मतलब है परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाता है। तो जो इसमें जो सही रहेगा वो है कथन 2 ओनली। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से हैं। केवल एक, ये तो गलत है। केवल 2, ये सही है। बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। आप देख लेना आपने कौन सा आंसर लगाया है अपनी ईमानदारी से। चलिए, पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है। मैंने आपको बताया था कि जी प्लांट में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, प्लांट में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो हर टिश्यूज अलग अलग चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे पौधे की मोटाई के लिए अलग टिश्यूज उत्तरदायी होगा, उसकी लंबाई के लिए अलग टिश्यू उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में करवाई थी। तो पहला ऑप्शन कहता है एपिकल मेरिस्मेटिक, यानी शीर्षत विभज्योतक। जो शीर्षत विभज्योतक था ये किसके लिए उत्तरदायी था, ये पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, और परिधि का मतलब उसकी मोटाई के लिए कौन सा, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, और इसको कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पौधे की जो वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी था वो कौन था, लैटरल यानी पार्श्व विभज्योतक अथवा कैम्बियम। दोनों एक ही नाम है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी। चलिए, पादपों के स्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पादप ऊतकों के बारे में बताना है हमें। सर्वस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए, आपको पता है ना, जो देखिए ऊतक होते हैं दो टाइप के, प्लांट और एनिमल। ओके, और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं फिर उसको दो टाइप में बांटा था हमने, किस किस में। एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज यानी जिसको क्या बोलते थे हम, विभज्योतक ऊतक, और दूसरा स्थायी ऊतक। आगे स्थायी ऊतक भी दो टाइप के थे, एक था सर्वस्थायी ऊतक और एक था जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, फिर सर्वस्थायी ऊतकों में हमने कालेकाइमा स्क्लेरेकाइमा पढ़ा था और जटिल स्थायी ऊतकों में हमने जाइलम फ्लोएम वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको एक मैप के जरिए बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले थ्योरी देखें। तो पहला कहता है कि सर्वस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जटिल स्थायी ऊतक क्या थे, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से पादपों के सर्वस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। देखिए, वो आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। सर्वस्थायी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कालेकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और एपिडर्मिस। ठीक है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेकाइमा, कालेकाइमा, एपिडर्मिस। जबकि जाइलम और फ्लोएम वो किसके प्रकार हैं, जटिल स्थायी ऊतक के। मैंने आपको इस वजह से पूरा डायग्राम बनाया था कि कुछ भी पूछ सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2, 3, 4, 5। पहला गलत है क्योंकि पहला किस में आएगा, जटिल स्थायी ऊतक में आएगा। तो 2, 3, 4, 5 वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या रह जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए आगे। पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए, पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करता है, बिल्कुल राइट है। देखिए, जो ये पैरेन्काइमा ऊतक है ये किसका पार्ट है, सर्वस्थायी ऊतक का है ना, सर्वस्थायी ऊतक का है ना। तो पैरेन्काइमा ऊतक क्या होता है, ऊतकों में क्या होता है, भोजन का भंडारण करते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पौधों में जो भोजन का भंडारण होता है वो कहाँ होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर। क्लोरेकाइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं, गलत। क्लोरेकाइमा ऊतक क्या होते थे, क्लोरेकाइमा ऊतक पैरेकाइमा ऊतक से ही बनते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पैरेकाइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या करेगी, जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, तो जब पैरेकाइमा टिश्यूज में क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो
तो क्लोरेकाइमा उत्तक का काम था प्रकाश संश्लेषण का, इसी वजह से क्लोरेकाइमा को हरित उत्तक भी कहा था, वो मैंने लिखवाया था डिटेल में आपको, ठीक है। और जो पौधों के तैरने के लिए जो उत्प्लावन बल प्रदान करता है वो करता है एरेकाइमा। इसने क्या किया, इसको उल्टा करके लिख दिया, जबकि क्लोरेकाइमा का काम था प्रकाश संश्लेषण के लिए, और क्लोरेकाइमा किससे बना था, पैरेकाइमा से, और एरेकाइमा का काम था पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने वीडियो में आपको डिटेल में थ्योरी वाले चैप्टर में बताया था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा, हमसे क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि क्लोरेकाइमा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। और तीसरा भी क्या है, गलत है। तीसरा एरेकाइमा किसके लिए उत्तरदायी होता है, पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी 2 और 3, ओके। तो ऑप्शन सी क्या होगा, 2 और 3 क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। चलिए, पौधों में सर्वस्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पौधों में लचीलापन स्क्लेरेकाइमा के कारण होता है, गलत। पौधों में जो लचीलापन पाया जाता है, पौधों के अंदर जो ये लचीलापन था वो किसके कारण पाया जाता था, काले काइमा के कारण। किसके कारण पाया जाता था, काले काइमा के कारण। और जबकि जो पौधों में कठोरता पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, स्क्लेरेकाइमा के कारण, ठीक है। इसने उल्टा करके लिख दिया, स्क्लेरेकाइमा के कारण क्या होती है, पौधों में कठोरता पाई जाती है, जबकि काले काइमा के कारण क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसने दोनों को गलत करके लिख दिया, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सही रहेगा इसका डी ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आप काउंट करते रहिए कि आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टोमेटा को हिंदी में क्या बोलते थे, रंध्र। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था और मैप बना के बताया था इसका। ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं, इनको रक्षी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल। ये वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते, ये गलत है। इस कथन का पहला पार्ट तो सही है, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते, ये गलत है, ठीक है। वो क्रिया में भाग लेते थे, ये मैंने आपको स्पेशल लिखवाया भी था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन 1, ठीक है, यानी ऑप्शन 1, केवल 1, ठीक है। तो सही क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा बता दिया आपको। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त विशेषताएं निम्न में किस कोशिका समूह की हैं। ये पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधे की सबसे बाहरी परत है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है, ठीक है। स्क्लेरेकाइमा नहीं, स्क्लेरेकाइमा क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, अभी आपको बताया था। पैरेकाइमा क्या करता है, भोजन के भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और बी ऑप्शन है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, इनके सतह पर प्राय एक मोम जैसी संरचना जल प्रतिरोधी बनाती है, जिससे क्या होता है कि बाह्य पदार्थ उसके अंदर ना जाए, अंदर के पदार्थ बाहर ना आए, ठीक है। और यह पौधों की सतह पर, यह पौधों की बाहरी सतह बाहरी परत है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको इसका वो भी दिखाया था, एक प्रैक्टिकल भी दिखाया था। एक मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया था, मैंने बताया था कि देखिए ये जो आपको हाथ फेरने से आपको प्लेन सा दिखाई दे रहा है ना, प्लेन बिल्कुल मुलायम दिखाई दे रहा है, वो किसकी वजह से होता है, एपिडर्मिस की वजह से, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया भी था, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी वाला पार्ट पहले देखें, तब आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। चलिए क्वेश्चन 11 है, पौधों और वृक्षों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं यानी पानी को सोखने का कार्य करती हैं, ठीक है। क्योंकि जड़ों की जो एपिडर्मिल कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या था, बताया था मैंने कि बाल के जैसे पतले पतले एक प्रवध निकलते हैं, और उन प्रवधों से क्या होता है, वो पानी की सतह क्षेत्र को क्या बढ़ते हैं, पानी के सोखने की सतह क्षेत्रफल को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सही है। वृक्षों की छाल व हवा पानी के लिए अभेद होती है। इम्प्रीवियस, जिसको अभेद को क्या बोलते हैं, इम्प्रीवियस, इसका क्या मतलब हुआ,
मैंने बताया था कि जब जब कोई ऊतक पुराना हो जाता है, ठीक है, और उसका मैंने आपको थ्योरी में उसका एक चित्र भी वो भी दिखाया था, प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि जो वो छाल जब जब पेड़ जब पेड़ पौधे पेड़ अगर मान लीजिए कोई वृक्ष है, अगर वो जब बड़ा हो जाता है और काफ़ी पुराना हो जाता है तो आप देखेंगे कि वृक्ष के बाहर ना एक छाल सी निकलती है, दृढ़ छाल सी निकलती है, ठीक है। आपने कीकर के पेड़ की तरफ देखा होगा, सफेदे के पेड़ की साइड में देखा होगा, जब पेड़ बड़ा हो जाता है ना, ज़्यादा उम्र का हो जाता है, ज़्यादा समय का हो जाता है, उम्र का मतलब यहाँ पे है कि ज़्यादा समय का हो जाता है, तो उसकी जो उसकी बाहर की जो टहनी है ना, उसकी सतह से क्या होता है, एक दृढ़ यानी एक कठोर छाल सी निकलती है, ठीक है। उसी उसी की बात की गई है यहाँ पर। वृक्षों की छाल व हवा पानी के लिए भेद होती है, बिल्कुल। उस जो वो छाल होती है उसमें से ना तो पानी क्रॉस होता है अंदर और ना बाहर आता है, ठीक है, और हवा भी क्रॉस नहीं होती। तो इसका जो सही हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। ये आपको डिटेल में ना थ्योरी में मैंने सब बता रखा है, तो आप थ्योरी पहले ज़रूर देखें। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं, बिल्कुल। जाइलम का क्या काम था, जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के भाग हैं, प्लांट टिश्यू हैं। प्लांट टिश्यू में किसके हैं ये, जटिल स्थायी ऊतक के, ठीक है, स्थायी ऊतक के भाग हैं, और स्थायी में किसके, जटिल स्थायी ऊतक के, ठीक है। पूरा मैंने आपको डायग्राम बनाया था। तो जाइलम का क्या काम था, पानी और खनिज लवण का संवहन करना, बिल्कुल। और फ्लोएम का क्या था, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना पत्तियों से, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, पौधों में, पत्तियों में बनता है ना, वहाँ क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करा सकता है, ये गलत है, ये गलत है। इसने उल्टा करके लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम कर सकता है जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं की दोनों दिशाओं में गति, जबकि जाइलम नहीं कर सकता। इसने क्या कहा है कि जाइलम कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है। तो ऑप्शन जो कथन 3 है वही सही नहीं है, बाकी पहले और दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त ऊतकों में से कौन से जंतु ऊतक के प्रकार हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार है। एपिथेलियम टिश्यूज एनिमल टिश्यूज का पार्ट है, बिल्कुल है। पेशिया ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज, ये भी एनिमल टिश्यूज का पार्ट है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज, ये भी किसका पार्ट है, एनिमल टिश्यूज का। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज, ये भी किसका पार्ट है, एनिमल टिश्यूज का। तो चारों क्या होंगे, सही होंगे इसके। तो चारों वाला ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, हमें सही बताना है। एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के कार्य करती है, बिल्कुल सही है। एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम था, मुख्य जंतु के बाह्य रक्षा प्रदान करना, उसके पूरे शरीर को ढकना। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, जो अंतर कोशिका स्थान होता है वो कम पाया जाता है। पेशिका ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, बिल्कुल सही है, मैंने इसका चित्र भी बना के दिखाया था। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, बिल्कुल। तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, तंत्रिका कोशिका का, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। मैंने कल इसका चित्र भी बना के दिखाया था आपको, ठीक है। तो सारे कथन क्या है इसमें सही हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही बताना है। 3 कथन दिए हुए हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त का मतलब ब्लड और संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यूज। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं और उनके बीच अंतर कोशिका स्थान कम होता है, ठीक है। ये होता है संयोजी ऊतक का मतलब। पहला कथन सही है। लाल रुधिक कोशिकाएं मतलब आरबीसी। श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है, गलत। मैंने आपको बताया था कि ब्लड में 2 भाग पाए जाते हैं,
जो 55% पाया जाता है उसका जो तरल भाग है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो दूसरा कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में प्रोटीन नमक हार्मोन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन नमक हार्मोन दोनों उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 देख लीजिए, ऑप्शन बी सही है, 1 और 3, बाकी सब क्या है, गलत। उपकला उत्तक, मैंने आपको बताया था कि जो एपिथीलियम टिश्यू है वो एपिथीलियम इंग्लिश का वर्ड है, और जो हिंदी के लिए इसके लिए शब्द है वो है उपकला उत्तक। 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और संयुक्त संयुक्त उत्तक। ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया था। सरल उपकला उत्तक एक ही स्तर का बना होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त उपकला उत्तक का मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। हृदय पूर्णतः उपकला उत्तक से बना होता है, ये गलत है। हमारा हार्ट क्या होता है, वो अकेला एपिथेलियम टिश्यू से नहीं बना होता। हमारा हार्ट एपिथेलियम टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है, और उसमें नर्वस टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़, चारों से मिलकर बनाता होता है हमारा जो हार्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा है तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए, संयोजी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तकों में कोशिका कोलेजन नामक संरचनात्मक प्रोटीन व तंतु का स्रावण करती है, सही है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक क्या करते हैं, एक प्रोटीन व तंतु का स्रावण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोलेजन। और या फिर उसका एक नाम और था इलास्टिन, उसका एक नाम और था ना, इलास्टिन, मैंने लिखवाया था इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन क्या होता है कि रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक उसमें क्या करते हैं, एक प्रोटीन का और एक तंतु का स्रावण करते हैं। स्रावण का मतलब सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब निकालना, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम, इलास्टिन या कोलेजन। उपास्थि, अस्थि व वसीय उत्तक संयोजी उत्तकों के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था वसीय उत्तक क्या होता है, अस्थि उत्तक क्या होते हैं, उपास्थि उत्तक क्या होते हैं, ये सारे मैंने आपको बताए थे डिटेल में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए चलिए, संयोजी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। अब ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। उपास्थि, उपास्थि यह खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही है। खनिज युक्त संयुक्त उपास्थि क्या है, खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। आगे है अस्थि, तरल अंतरकोशिकीय ठोस पदार्थ, विशिष्ट प्लायबल यानी अनम्य और संपीड़न रोधी होता है, ये भी सही है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिए, ब्लड है एक तरल संयोजी उत्तक, ये तो आपको कन्फर्म है, ठीक है, कि ये तो सही रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी रहे ना, तो आप पहले चेक कर लीजिए ऑप्शन में थर्ड है कहीं पे। देखिए, अब थर्ड कहाँ पे है, सी पे है। या तो सी हो सकता है आंसर, या डी हो सकता है, क्योंकि थर्ड डी में भी है। ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ए और बी तो हो ही नहीं सकता, या तो आंसर क्या होगा, सी या होगा डी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अस्थि होती है वो क्या होता है, इसने गलत लिख दिया, मैं इसको सही करके लिखा देता हूँ। देखिए, जो अस्थि होती है ना, अस्थि वो क्या होती है, वह खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, इसने किसको लिख दिया, उपास्थि को। और जबकि उपास्थि क्या होता है, इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होता है। ठीक है, तो इसने उल्टा करके लिख दिया, और हमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित है। तो हमें सिर्फ जो सही दे रखा है वो दे रखा है तीसरा, कि ब्लड क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो याद रखना, अस्थि ये क्या होता है, खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक, ये मैंने सब थ्योरी में आपको बता रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ओनली 3। तो ओनली 3 देख लिए, ऑप्शन सी, केवल 3। तो 3 क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए, पेशिया उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशिया उत्तक, चेकनी पेशिया उत्तक, हृदय पेशिया उत्तक। निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा सही है, सही बताना है। 3 कथन दिए हैं।
कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाल पेशी से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। और चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से संकुचित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो चिकनी पेशियाँ उत्तक होते हैं ये क्या होते हैं, ये अनैच्छिक होते हैं, ये हमारी इच्छा पर गति नहीं करते। और आप देखेंगे जो हमारे मतलब जो हमारी आहार नाल है वो क्या है, चिकनी पेशियाँ उत्तक। जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, वो हमारी आहार नाल से जाएगा हमारे अंदर। तो जब आहार नाल को अगर आप ये कहोगे कि आपने अपने माइंड से एक इंस्ट्रक्शन दिया आहार नाल को कि बस वहीं रुक जा, खाना अंदर ना जा, ठीक है, कभी ऐसा अगर आप अपने माइंड से इंस्ट्रक्शन दोगे तो क्या कभी ऐसा संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। जैसे हमारा हृदय हुआ, हृदय क्या है, अनैच्छिक रूप से गति करता है, अपनी इच्छा से गति करता है। अगर आपका माइंड ये भी कहेगा ना कि हृदय को अब स्टॉप हो जा, नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। और हृदय पेशी एक संकोचनशील उत्तक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से संकुचित किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक, क्योंकि ये कैसे गति करते हैं, अनैच्छिक रूप से, अपने आप कंटिन्यू गति करते हैं, ठीक है। हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते। अनैच्छिक का मतलब होता है कि हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, अगर हम सोचेंगे भी नहीं ना तब भी ये अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही रहेगा 1 और 3, तो 1 और 3 देख लीजिए, ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तंत्रिका उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। नर्वस टिश्यू के बारे में बताना है कि ये कौन सा सही नहीं है, ठीक है, गलत बताना है। मतलब ये मुख्य रूप से शरीर की परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल सही है। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या करती हैं, उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारा हाथ कहीं आग को, अंगारे को टच हो गया, तो हम हाथ पहले उठा लेंगे और हमारा ध्यान बाद में जाएगा, ठीक है, यही मतलब था इसका। तो ए क्या है, सही है। ये उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं और तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई होती हैं, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि ये उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं, ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचनाओं को एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। और यहाँ सूचनाओं का मतलब संचार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तंत्रीबद्ध कोशिका ऐसी कोशिका है जिनका इस उत्तक में कोई उपयोग नहीं है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो तंत्रीबद्ध है, न्यूरोग्रिल है, इनका इस कोशिका में उपयोग होता है। और ये उपयोग क्या होता है, ये इसको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं तंत्रिका उत्तक को, ठीक है। इस चीज़ को, ये जो सी पॉइंट दे रखा है, ये क्या है, गलत है। मतलब हमें क्या बताना था इसमें, निम्न में कौन सा सही नहीं है, यानी गलत बताना था। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, सी, ये गलत है। और इसके बारे में डिटेल स्टडी हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को उद्दीपित किया जाता है अथवा समय उद्दीपित होती है और एक विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे ही हमें कोई टच करता है तो हमें अचानक से पता चल जाता है हमारे माइंड को कि किसी ने हमें छुआ है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का मतलब न्यूरॉन, ठीक है। और न्यूरॉन का जाल पूरे हमारे शरीर में है, पूरा मैंने कल बताया भी था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपनी ईमानदारी से कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। पहले आप थ्योरी देखिए, नोट्स बनाएं, तब जाकर आप टेस्ट लगाएं, अदरवाइज टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।